हमारा टॉपिक है 11th क्लास का सदिशों का वियोजन। तो सदिशों का वियोजन कुछ ऐसा होता है कि दो सदिश हैं, अब भैया उनका कंपोनेंट लेना है हमको, तो दो अलग अलग दिशाओं में हैं, तो कंपोनेंट कैसे लिए जाएंगे। तो कंपोनेंट क्या है कि उन सभी सदिशों का एक साथ प्रभाव कहाँ लग रहा है, तो उसे हम कहते हैं सदिशों का वियोजन। बहुत डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है, ठीक है। एक वेक्टर ए है, यहाँ पे जगह कम है, मैं एक ब्लैंक पेज ले रहा हूँ। उस ब्लैंक पेज में आपको समझा दे रहा हूँ। हमने एक सदिश ले लिया ए, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इससे पर्टिकुलर किसी एंगल पे होगा और दूसरा इससे दूर होगा, ठीक है। ये जनरली इस तरीके से नहीं दिया होता है जैसे मैंने बनाया है। जनरली आपको देखने को क्या मिलेगा कि कोई सदिश ए है, वो किसी एंगल पे है, वो क्षैतिज से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फोर्स इधर की तरफ लग रहा है या कोई ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि वो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो एक तरीके से यही है कंपोनेंट, ठीक है। अब कंपोनेंट निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। इसको जो ये वेक्टर है यहाँ पे और जो ये वेक्टर है, इनको हमने इस वेक्टर को, ये वाले वेक्टर को इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इधर शिफ्ट करने पे क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस है ये। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितना दिया है, ए वेक्टर। तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर देखें, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस मतलब ए वेक्टर इंटू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन में, तो ए वेक्टर साइन थीटा, ठीक है, ए वेक्टर साइन थीटा। ऐसे ही बेस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये एच को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये जो ये वाला कंपोनेंट था, ये कौन है, बेस, तो ये कॉस थीटा है, और ये वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था ये आपका ए साइन थीटा, ठीक है। इसे हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जो एंगल्स थीटा से सटा हुआ हो तो वो आपका कॉस थीटा है, और जो एंगल से दूर की तरफ हो वो साइन थीटा है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपोनेंट्स निकालते हैं। अब यहाँ पे वही हमें देखना है कि क्या एक्चुअली में हमें दिया था। हमारा एक वेक्टर ए है, तो इसका कंपोनेंट एक तो ये होगा और एक कंपोनेंट क्या होगा, ये इधर की तरफ,
ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे, ये बात पक्की है। अब बी वेक्टर का भी एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर। इन दोनों की बात हम इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इनको डिजॉल्व कर देते हैं। तो जो वियोजन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? दोनों का इस डायरेक्शन में होगा। तो ए वेक्टर भी इधर की तरफ ही है और वी वेक्टर भी इधर की तरफ है, तो उस समय आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है इसलिए हमने ए कॉस थीटा और साइन थीटा नहीं लिखा है, क्योंकि हम समांतर चतुर्भुज के नियम से जानते हैं कि ये जो लाइन होती है ये इन दोनों का सम होता है। ये हमने समांतर चतुर्भुज आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जहाँ पे आर सदिश ए बी सदिश आर के घटक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरीके के 3 वेक्टर दिए गए हैं, एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर और एक आर वेक्टर। ठीक है, अब हमने इनको कंबाइंड किया है ए वेक्टर और आर वेक्टर को, तो ये ओ पी हमने ए वेक्टर माना और ये आर वेक्टर माना, तो ये एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर रहे हैं। फिर हमने एक वी वेक्टर इधर भी ले लिया। अब ये क्या होगा? ये एक तरीके की शेप हुई, तो इसे हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम इंग्लिश में बोलते हैं इसे, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बनाने पे हो सकता है कि ए हमारा छोटा पड़ रहा हो, तो हमने उतने का मल्टीप्लाई कर दिया है कि जितने में ये एक पैरेललोग्राम इंडिकेट करें। ठीक है, सेम 4 हमने बी किया है, इसमें हमने एक ऐसे अदिश का मल्टीप्लाई कर दिया है जिससे ये अपनी लेंथ को पूरा कर लें। ठीक है, तो सदिश योग के त्रिभुज नियम को पहले त्रिभुज बनाने में लगाते हैं। त्रिभुज कहाँ है हमारा? ये बनना है। तो उस समय क्या होता है? ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं। तो उस समय क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर। क्लियर? तो ये समांतर चतुर्भुज के नियम से हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। पता नहीं आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा था। अब कर लीजिए, देख लीजिए इस वीडियो को, ओके, समझ लीजिए।